हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारे आरएस परी 2023 की है वो टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने है वो 27 टेस्ट कर लिए थे। आज का जो हमारा टेस्ट रहेगा वो 28वां टेस्ट रहेगा। और ये जो आपकी फ्री टेस्ट सीरीज है ये आपके पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करती है, जिसमें मैं आपको हर रोज के 20 क्वेश्चंस हैं वो लेके आती हूँ। उनके साथ साथ मैं आपको एक क्लास में जो हमारी 40 से 45 मिनट की क्लास होती है उसमें मैं आपको 50 प्लस क्वेश्चंस हैं वो करवाती हूँ। एक क्वेश्चंस के इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कवर करवाती हूँ, ताकि आपको उस क्वेश्चंस के हिसाब से आप अपना टॉपिक कवर करें तो आपको पता चले कि उस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टेस्ट नंबर 28 है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें टॉपिक रहेगी हमारे इंडियन ज्योग्राफी, आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी। आज सैटरडे है तो मैंने आपको बोला था कि सैटरडे और संडे को हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम जो हमारे 20 क्वेश्चन होते हैं वो तो होंगे ही, इसके साथ 15 से 20 क्वेश्चन और भी हमें कवर करेंगे। तो आज की क्लास आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, तो आपको लास्ट तक पूरी क्लास देखनी है। और आपको जो आपकी शॉर्ट नोट्स की जो नोटबुक है या फिर आपके A4 साइज के पेज है वो पास में लिए और हाथ में पेन ले लेना, जो आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है और आपको जो फैक्ट है वो नोट करने हैं। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है, हमारा टेस्ट नंबर 28 है, उसे स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थापित किए जा रहे निम्न पेनोरमा व उनके स्थानों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कूट है वो सही है। इसमें हमें इन पेनोरमा को याद रखना है, क्योंकि जो अभी फिलहाल 2-3 सालों से जो पेनोरमा है वो स्थापित किए जा रहे हैं तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए। गुरु जंबेश्वर जी पेनोरमा पीपासर नागौर, संत सुंदरदास पेनोरमा दौसा, संत पीपाजी पेनोरमा गागरोन झालावाड़ और नागरीदास जी पेनोरमा किशनगढ़ अजमेर। तो आपके सारे फर्स्ट में आपका ए में ए आ जाएगा, एक आ जाएगा। संत सुंदरदास पेनोरमा है वो दौसा में है, तो आपके बी में क्या आ जाएगा, आपके 2 आ जाएगा, ए में 1 आ जाएगा, सी में 3 और डी में 4। तो आपका जो कूट दिया हुआ होगा ये आपका राइट आंसर होगा। इनमें इनके सामने दिए हुए बिल्कुल राइट दे रखे हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पेनोरमा है वो आपको याद होने चाहिए, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, सांगानेर हवाई अड्डा जो जयपुर में है को कब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो आपको स्थान है वो दिया गया, कि यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है वो ये कब बना, दर्जा है इसे कब दिया गया। 19 जनवरी 2003 को, 29 दिसंबर 2005 को, 25 मार्च 2006 को, 11 दिसंबर 2007 को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 29 दिसंबर 2005 को। ये तो है कि सांगानेर हवाई अड्डा है उसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा कब मिला, दर्जा मिला था 29 दिसंबर 2005 को। अगर आपसे ये पूछ ले कि जो दर्जा देने से संबंधित जो अधिसूचना है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की, जो आपकी दर्जा देने से संबंधित अधिसूचना है वो कब जारी की गई थी, तो वो फरवरी 2006 में जारी की गई थी। और इसमें क्या पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि जो सांगानेर हवाई अड्डा है जयपुर, यहाँ से प्रथम अंतर्राष्ट्रीय उड़ान है वो कहाँ के लिए भरी गई और कब भरी गई। तो आपको याद रखना है कि प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी वो 7 फरवरी 2002 में भरी गई थी, 7 फरवरी 2002 में। और किस देश के लिए भरी गई थी, तो ये दुबई के लिए भरी गई थी। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला 29 दिसंबर 2005 को, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी गई 7 फरवरी 2002 को दुबई के लिए। अधिसूचना कब जारी हुई, फरवरी 2006 में। और एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सांगानेर हवाई अड्डा है वो देश का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर। तो इससे जो भी 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए, आप नोट डाउन कर लेना। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असुमेलित है।
इस साइड है वो क्रांतियों के नाम दे रखे हैं और इस साइड है वो किस उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, हमें बताना क्या है, असुमेलित। तो रजत क्रांति अंडा उत्पादन से बिल्कुल सही है। गोल क्रांति टमाटर उत्पादन नहीं, गोल क्रांति है वो किससे संबंधित है, वो आलू उत्पादन से संबंधित है। किससे, आलू उत्पादन से। और टमाटर उत्पादन से कौन सी है, जो लाल क्रांति है, लाल क्रांति, वो टमाटर उत्पादन से भी और साथ में मांस उत्पादन से। तो टमाटर प्लस मांस उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है वो कौन सी है, लाल क्रांति। कृष्णा क्रांति बायोडीजल उत्पादन से, बिल्कुल सही है। धूसर क्रांति सीमेंट उत्पादन से, ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 2 जो कि असुमेलित दिया हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा एंटरप्राइजेज क्षेत्र निम्न में से किन जिलों में है। सौर ऊर्जा एंटरप्राइजेज यानी आपका सीज, SEEZ, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन। तो जो सौर विद्युत की विपुल संभावनाएं, तो उनको देखते हुए राज्य में हमारे जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर, इन जिलों को है वो सीज की संज्ञा दी गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन। राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन, जैवमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो असत्य दिया हुआ है। पहला, जैवमंडल एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र है, आपका बिल्कुल सही है। और जो ये पारिस्थितिक तंत्र होता है, जटिल पारिस्थितिक तंत्र, ये सौर ऊर्जा से निवेश से संचालित होता है, सौर ऊर्जा के निवेश से। जैवमंडल सौर ऊर्जा के निवेश से संचालित होता है, ये आगे इसने बता ही दिया। सौर ऊर्जा के निवेश से कैसे संचालित होता है, जैसे आप मान लीजिए कि कोई घास फूस है तो उस पर सौर ऊर्जा आएगी, जिसी से वो पनपेगा, बड़ा होएगा, उसको फिर कोई खरगोश खाएगा, खरगोश है वो खाएगा। या फिर मान लीजिए कोई साग सब्जी है वो किससे, सौर ऊर्जा से पनपती है, फिर उससे खरगोश खाएगा, तो ये ऊर्जा इसमें आई, इससे कोई और खाएगा, उसमें गई। तो ये है वो शुरू किससे हुई थी, सौर ऊर्जा से हुई थी। तो सौर ऊर्जा के निवेश से संचालित होती है। जैवमंडल में ऊर्जा का बहुउद्देशीय प्रभाव होता है, ये इन्होंने गलत दे दिया। जो जैवमंडल में ऊर्जा का प्रवाह या ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो एक दिवसीय ही होता है, एक दिशीय, यानी एक ही दिशा में चलता है। जैसे आपने देखा कि सौर ऊर्जा इस घास पे, इस फल पे आई, तो फिर इससे खरगोश में, फिर इससे जो आगे खाएगा उसमें, तो ये एक दिशा में चल रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जैवमंडल में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो हमेशा एक दिशीय होता है। अगला, जैवमंडल में ऊर्जा का स्थानांतरण 10% नियम से होता है। अब इस पे काफी बार आपने क्वेश्चन देखा होगा कि आपसे पूछा जाता है कि जो 10% नियम है वो किससे संबंधित है। तो इसे किसने प्रतिपादित किया था, इसे किया था लिंडेमान ने। तो कई बार आ जाता है कि लिंडेमान जो आपका नियम है वो क्या है, या फिर लिंडेमान का 10% का नियम है क्या है। इसके अनुसार होता क्या है कि जो एक पोषण स्तर होता है, एक पोषण स्तर, उससे दूसरे पोषण स्तर में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जो ऊर्जा स्थानांतरित होती है वो केवल 10% होती है। यानी जब इसमें 100% ऊर्जा आई, सौर ऊर्जा 100% आई, लेकिन इससे जब इस पोषण स्तर में दूसरे में जाएगी तो ये 10% ही ऊर्जा जाएगी, इससे आगे फिर 10%। तो इस प्रकार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो इसमें आपके 1, 2 और 4 कथन सही दे रखे हैं और 3rd है वो गलत दे रखा है, यानी असत्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3rd। मैं काफ़ी अच्छे इजी रूप से समझाने की कोशिश करती हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ आता है। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति निवास करती है, सहारा मरुस्थल में बहु जनजाति निवास करती है, नामीब मरुस्थल में खोई जनजाति निवास करती है। तो इसमें सबसे पहला तो हमें ये देखना है कि कालाहारी, सहारा और नामीब मरुस्थल ये कहाँ पर है, इनकी स्थिति है वो कहाँ पर है, किस देश में है, किस महाद्वीप में है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके शॉर्ट नोट अच्छे से बनाना। मैं आपको इसमें 7 से 8 क्वेश्चन है वो बताऊंगी।
सबसे पहले हम बात करते हैं कालाहारी मरुस्थल की। जो कालाहारी मरुस्थल है ये अफ्रीका महाद्वीप में है। अगर आपसे पूछ ले किस महाद्वीप में है तो अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में। और अगर आपसे पूछ ले कि ये किस देश में पड़ते हैं तो ये आपके दक्षिणी अफ्रीका देश, साथ में नामीबिया और बोत्सवाना। तो इन देशों में आपका कालाहारी मरुस्थल है वो फैला हुआ है। कालाहारी क्यों कहा जाता है, कालाहारी का अर्थ क्या होता है, इसमें होता है कि वो स्थान जो जल विहीन है, तो आपका कालाहारी का अर्थ क्या हो गया, जल विहीन। जो कालाहारी मरुस्थल है उसमें बुशमैन जनजाति है वो निवास करती है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ए है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगले की बात करें सहारा मरुस्थल, तो सहारा मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है। सहारा मरुस्थल एक तो आप ये याद रखना कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। और ये भी कहाँ पे है, ये भी आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। सहारा मरुस्थल भी आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप के ये कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप के ये उत्तरी भाग में स्थित है। कहाँ पर है, उत्तरी भाग में स्थित है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो मरुस्थल होते हैं उनके प्रकार पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि ये जो मरुस्थल है ये किन किन प्रकारों का होता है। जैसे अगर आपसे सहारा मरुस्थल का पूछ ले तो ये मरुस्थल आपके अरग, रेग और हमाद तीन प्रकार का है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अरग, रेग और हमाद तीनों प्रकार का कौन सा मरुस्थल है, तो वो आपका कौन सा है, सहारा मरुस्थल है। और कई बार आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि ये मरुस्थल है वो किन जलधाराओं के कारण बनते हैं, यानी इनके निर्माण में किन जलधाराओं का योगदान होता है। तो जो आपका सहारा मरुस्थल है वो आपके किसके कारण इनका निर्माण हुआ था, जो कनारी की ठंडी जलधाराएं हैं, कनारी की ठंडी जलधारा उसके योगदान से वो सहारा मरुस्थल का है वो निर्माण हुआ है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सहारा मरुस्थल है उसमें बहु भी बोल देते हैं, यहाँ पे बद्दू भी बोलते हैं इसे, बद्दू जो भी लिखी हुई हो वो जनजाति निवास करती है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा आपका आता है नामीब मरुस्थल। जो नामीब मरुस्थल है ये आपका कहाँ पर स्थित है, आपसे पूछा जाए तो आपका अंगोला, नामीबिया और इसके साथ ही जो दक्षिणी अफ्रीका देश है, इन तीनों में ये फैला हुआ है। नामीब मरुस्थल है इसमें भी खोई जनजाति है वो निवास करती है। अगर इसमें भी आपसे पूछ ली कि इसका निर्माण है वो किस जलधारा के योगदान से हुआ है, तो ये आपको बताना है जो बेंगुएला ठंडी जलधारा है उसके योगदान से नामीब मरुस्थल का निर्माण है वो हुआ है। तो ये मैंने आपको हो सकता है 10+ क्वेश्चन इसमें बता दी हूँ कि कौन कौन से बन सकते हैं। कालाहारी मरुस्थल है वो अफ्रीका महाद्वीप में है और अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में ही है। दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना में फैला हुआ है और इसमें है वो बुशमैन जनजाति है वो निवास करती है। सहारा मरुस्थल है ये आपके कनारी की ठंडी जलधारा है उसके योगदान से इसका निर्माण हुआ है। ये भी आपका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में है वो फैला हुआ है। इसके बारे में आपसे इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि अरग, रेग और हमाद तीनों प्रकार का मरुस्थल है वो कौन सा है, सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल में बद्दू जनजाति है वो निवास करती है। नामीबिया मरुस्थल है वो अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है और इसमें है वो विश्व प्रसिद्ध खोई जनजाति निवास करती है। और ये बेंगुएला की जो ठंडी धारा है उसके जलधारा है उसके योगदान से इसका निर्माण हुआ है। तो आपका राइट आंसर ये तीनों के तीनों सही दे रखे हैं, तो ऑप्शन 4 है, उपरोक्त सभी सही है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन। अब मैंने जो आपको ये क्वेश्चन करवाया है तो इसके मैंने ये सोच के करवाया कि इसके आसपास जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सारे राइट हो। तो आप एक क्वेश्चन से भी आपके देखिए कितने क्वेश्चन है वो कवर होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इस साइड है वो नदियां दे रखी है और इस साइड है वो किनारे बसे नगर दे रखे हैं। हमें बताना है कि किस नदी के किनारे कौन सा नगर है वो बसा हुआ है। सबसे पहले दे रखा है टाइग्रिस नदी। टाइग्रिस नदी है ये तुर्की, इराक और सीरिया इन देशों की नदी है।
इन 3 देशों की नदी है। इस नदी का आपको अगर आपका उद्गम पूछ ले कि इस नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, तो उद्गम है वो आपका होता है टोरस पर्वत से। किससे? टोरस पर्वत से। और ये किस में है? ये टोरस पर्वत है आपके टर्की में। ये कहाँ पे है? टर्की में। आपसे पूछा जाए इस नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो इस नदी के किनारे है बगदाद शहर। अब मैं आप मान के चल रही हूँ कि ये तो आपको पता ही था कि टाइग्रिस नदी है, इसके किनारे कौन सा है? बगदाद है। लेकिन आपको ये नहीं पता था कि इसका उद्गम कहाँ से होता है और ये किन किन देशों की नदी है। तो ये आप नोट डाउन करना और अच्छे से याद करना। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी है ये हम जो फर्स्ट बार जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ी सी हार्ड हो जाती है कि उनको ये हो जाता है कि हम कौन सा टॉपिक पढ़े, किस टॉपिक से हमारा क्वेश्चन है वो बनेगा, उनको पता नहीं चल पाता। तो अगर वो ये क्लास लेंगे तो उनके ये जो टॉपिक है ये कवर हो जाएंगे, ये पहले याद कर लेंगे, फिर जैसे अपना रिवीजन करेंगे दोबारा पढ़ेंगे तो बिल्कुल इजी लगेगी उन्हें वर्ल्ड ज्योग्राफी, और उन्हें लगेगा हमें ये याद है, ये याद है, ये याद है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, फिर इन्हें अच्छे से वो रिवीजन कर पाएंगे। अगला है सेंट लॉरेंस नदी। ये नदी के बारे में आपने सुना होगा कि जो सेंट लॉरेंस नदी है ये जो महान जिले हैं, ग्रेट लेक्स महान जिले, 5 जिले आपको पता है, उनको ये सेंट लॉरेंस है ये जोड़ती है। और ये नदी है आपको पता है कि यूएसए और कनाडा के मध्य है वो सीमा बनाती है, यानी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। अगर आपसे पूछ भी ले कि सेंट लॉरेंस नदी है ये गिरती कहाँ पे है, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। और इस नदी के किनारे है वो ओटावा देश से, आपका ओटावा शहर है वो बसा हुआ है, तो आपका बी में आ जाएगा 4th। इससे आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपकी ग्रेट लेक्स है महान जिले हैं उनको कौन सी नदी जोड़ती है, तो आपकी सेंट लॉरेंस नदी जोड़ती है। और ये नदी यूएसए और कनाडा के मध्य है वो सीमा बनाती है। उसके बाद ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अगली नदी है टाइबर नदी। ये नदी है वो जो आपका एपेनाइज पर्वत है, एपेनाइज पर्वत है, इससे तो निकलती है। और ये एपेनाइज पर्वत है कहाँ पे? इटली में है, इटली में है। उससे टाइबर नदी है वो निकलती है और इसके निकलने के बाद ये गिरती कहाँ पे है? भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में गिरती है। और इसके किनारे है वो रोम शहर है वो बसा हुआ है। आपसे इससे एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि टाइबर नदी है उसके दक्षिणी किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो टाइबर नदी के दक्षिणी किनारे पर है आपका वेटिकन सिटी। कौन सा? वेटिकन सिटी नगर बोले शहर बोले ये बसा हुआ है या फिर इसके किनारे पर स्थित है। डेन्यूब की बात करें तो डेन्यूब नदी का जो उद्गम है ये जो ब्लैक पर्वत आपने सुना होगा, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत भी बोल देते हैं और कई बार इसे ब्लैक पर्वत बोलते हैं, जो कि जर्मनी में है, उससे ये नदी है, इससे इसका है वो उद्गम होता है। और ये नदी है वो जाके गिरती कहाँ पे है? ये आपके काला सागर में जाके गिरती है। और इस नदी के किनारे है आपके वियना शहर बसा हुआ है जो कि आपके ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो इसमें आपका डी में क्या हो जाएगा? 1st हो जाएगा। इन चारों नदियों के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। आई होप आपने नोट डाउन करे होंगे और अच्छे से इनका आप रिविजन भी करेंगे। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन। फ्रांस का लॉरेन क्षेत्र है वो किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है? चीनी मिट्टी बर्तन, लोहे इस्पात, कागज और शराब उद्योग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। जो लॉरेन सार जो क्षेत्र है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और इसी का जो ऑप्शन 1st दे रखा है चीनी मिट्टी बर्तन है, इससे संबंधित उद्योग है आपका ड्रेसडेन उद्योग, ड्रेसडेन। तो ये जर्मनी में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? चीनी मिट्टी बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। तो आप ये भी थोड़ा ध्यान रखिए, हो सकता है आपके अगले क्वेश्चंस में ये पूछ ले। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट है वो अधिक चौड़ा है। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग में ऊंचाई अधिक है। पूर्वी तटीय प्रदेश की तुलना में पश्चिमी तटीय प्रदेश संकरे हैं और पश्चिमी तटीय प्रदेश पूर्वी तटीय प्रदेश की तुलना में अधिक सपाट है। तो इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करें, सत्य कथन की बात करें, तो आपका 1st है ये सत्य है। भारत के पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट है वो अधिक चौड़ा है। ये बिल्कुल सही है। जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, आपका दक्षिणी भारत है, उसमें अगर हम पश्चिमी तट की बात करें,
तो पश्चिमी तट है आपका वो आपकी जो खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, उससे आपके कुमारी अंतरीप तक है, कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। अगर हम पूर्वी पार्ट की बात करें, पूर्वी भाग की बात करें, तो ये आपकी है वो उड़ीसा से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। अगर हम हमारे पश्चिमी भाग की बात करें, इसकी औसत चौड़ाई की बात करें, तो ये जो इसकी औसत चौड़ाई है वो 60 किलोमीटर है, और जो आपके पूर्वी भाग है इसकी जो औसत चौड़ाई है वो 160 किलोमीटर से लेकर 480 किलोमीटर तक है, 480 किलोमीटर। तो ये आपके जो आपका पूर्वी तट है ये अधिक चौड़ा हो गया, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट है वो बिल्कुल सही हो गया। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग में ऊंचाई अधिक है, नहीं, जो हमारा पश्चिमी घाट है उसके जो दक्षिण में है, जहाँ पे आपके ये काफ़ी सारी इलायची की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ ये सारी है, तो ये भाग है ये अधिक ऊंचा है, तो आपका ऑप्शन बी है ये गलत हो जाएगा। पूर्वी तटीय प्रदेश की तुलना में पश्चिमी तटीय प्रदेश संकरी है, ये आपका सही है। प्रायद्वीप नदियों का बहाव अधिक होने के कारण जो पश्चिमी तट की अपेक्षा जो पूर्वी तट है वो अधिक कटाफटा है, संकरा है, और पश्चिमी तटीय प्रदेश पूर्वी तटीय प्रदेश की तुलना में अधिक सपाट है, तो आपका ऑप्शन सी है वो सही है। ए और सी इसमें सही दे रखे हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन है ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, मिश्रित कृषि में क्या क्या शामिल किया जाता है? चावल व गेहूं की खेती साथ साथ करना, कृषि व पशुपालन साथ साथ करना, व्यापारिक व स्थानांतरित कृषि साथ साथ करना, व्यापारिक व जैविक कृषि साथ साथ करना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 2। कृषि के साथ साथ जब पशुपालन भी किया जाता है तो उसे बोलते हैं मिश्रित कृषि। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 2। तो हमारे जो फसल उत्पादन वाली कृषि होती है उसके साथ साथ है वो पशुपालन भी किया जाता है, क्योंकि पशुपालन भी आज देखें तो आय का स्रोत है। और पशुपालन का मतलब ये नहीं है कि दुधारू गायें भैंस होती हैं उन्हीं का पालन किया जाता है। दुधारू पशुओं के साथ साथ है आपके भेड़ बकरी मुर्गी पालन, भेड़ बकरी मुर्गी पालन, ये सब चीज़ें भी इनका पालन भी किया जाता है। तो ये मिश्रित खेती के साथ साथ है आपकी विविधीकरण खेती की श्रेणी भी आता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा भारत है उसमें प्राचीन काल में भी ये मिश्रित खेती है वो की जाती थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन हमें चुनना है। भारत में तापीय ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु 1975 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी की स्थापना की गई और एनटीपीसी एक महारत्न कंपनी है। हमें सत्य बताना है, तो इसमें ऑप्शन बी है वो आपका सत्य है, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है 2। अब हम एनटीपीसी की बात करें तो जो आपकी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम है ये भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है, विद्युत उत्पादक कंपनी है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि एनटीपीसी एक महारत्न कंपनी कब बनी थी? मई 2010 में। मई 2010 में इसे महारत्न कंपनी बनाया गया था और ये भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। अगर आपसे पूछ ले कि अब ये कहाँ पंजीकृत है, तो ये आपके जो मुंबई स्टॉक विनिमय है उसमें ये पंजीकृत है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना है वो 1975 में नहीं हुई थी, इसकी स्थापना 7 नवंबर 1995 में हुई थी। और इसके साथ साथ अगर आपसे पूछ ले कि भारत सरकार का हिस्सा इसमें कितना है, तो भारत सरकार का हिस्सा इसमें 89.5% है। तो इससे मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन बता दिए। भारत में तापीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम है यानी एनटीपीसी है, स्थापना 7 नवंबर 1995। दूसरा, सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है। तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र की है। चौथा, मुंबई स्टॉक विनिमय में पंजीकृत है। और मई 2010 में इसे एक महारत्न कंपनी है वो घोषित किया गया या फिर महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, सोवियत रूस के सहयोग से कौन कौन से लौह इस्पात संयंत्र है वो स्थापित किए गए? बोकारो इस्पात संयंत्र व दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र व बोकारो इस्पात संयंत्र,
भिलाई व बोकारो और भिलाई व दुर्गापुर। तो मैं इन चारों को आपको बता देती हूँ कि बोकारो, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। सबसे हम बात करें सबसे पहले बोकारो इस्पात की, तो बोकारो इस्पात संयंत्र है वो आपके जो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है उसके द्वारा झारखंड का जो हाजिरबाग जिला है उसमें दामोदर नदी, आपकी कौन सी, दामोदर नदी के किनारे है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में, यानी 1961 से 66 के मध्य है, वो रूस के द्वारा आर्थिक सहायता देकर ये स्थापित किया गया था। तो पहला बोकारो है, उससे ही आपसे देखिए कि कहाँ पर है, झारखंड में है। कहाँ पे, हजारीबाग जिले में, दामोदर नदी के किनारे पर, तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1961 से 66 और रूस की सहायता से। इससे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था, तीसरे, 1961 से 66, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। दूसरा है दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र। जो दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र है ये कहाँ पर है, ये पश्चिमी बंगाल में है। आपका दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल में है। बंगाल के जो आपका वर्धमान जिला है वहाँ पे स्थित है। कब से है, 1959 में। किसके सहयोग से, आपके यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड की सहायता से है और ये आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया है। ये भी हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में किया गया है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि इस कारखाने से स्टील है वो कब से उत्पादन किया गया है, स्टील का उत्पादन, तो ये 1962 से। स्थापना कब हुई थी, 1959 में। स्टील उत्पादन कब से शुरू हुआ, 1962 में। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में के वर्धमान जिले में। किसके सहायता से, यूनाइटेड किंगडम की सहायता से। और एक ये याद इंपॉर्टेंट ये है जो बात की, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। अगला है हमारा राउरकेला इस्पात संयंत्र। राउरकेला की बात करें तो ये भी हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का कारखाना है। कहाँ पर है, उड़ीसा में। उड़ीसा में जो आपका सुंदरगढ़ जिला है वहाँ पे है। कौन सी नदियों के संगम पर है, तो इस जिले में जो एक आपकी सांख और एक कोयल नदी है, सांख और कोयल नदी इनके संगम पर है। और ये कारखाना भी कौन सी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। किसकी सहायता से, आपके जर्मनी की सहायता से। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, उड़ीसा में है। उड़ीसा के आपके सुंदरगढ़ जिले में सांख व कोयल नदी के संगम पर दूसरी पंचवर्षीय योजना और जर्मनी के सहयोग से। लास्ट हमारा बचा है भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई की बात करें तो ये भी आपका कौन सी है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जो आपकी कब थी, 1956 से 61 में थी। इसके दौरान रूस की सहायता से। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। और इस कारखाने में जो उत्पादन है वो कब से, 4 फरवरी 1959 से। और स्थापना कब हुई थी, 1957 में। तो आपको ये मैंने आपको जो चारों संयंत्र बताए हैं उनके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो तो आपको एक तो वो याद रखनी है कि आपके दूसरी पंचवर्षीय योजना में बहुत बार पूछा जाता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस संयंत्र की स्थापना नहीं की गई। ये पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता किसकी की गई है, किसकी नहीं की गई। तो आपका राइट आंसर होगा बोकारो है। इसकी स्थापना है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1956 से, आपके कब है, 1961 से 66 में हुई थी। और अगर ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी है, आपका भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ठीक है। और ये आपकी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है कब से कब तक थी, 1956 से 61 थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये 3 तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की है और ये बोकारो है वे तीसरी पंचवर्षीय योजना का है। और आपका जो भिलाई है इसमें आपको याद रखना है कि स्थापना 1957 में हुई थी, उत्पादन है वो 1959 में शुरू हुआ था। यही आपको दुर्गापुर के लिए याद रखना है कि स्थापना है वो कब हुई थी, 1959 में हुई थी और इसका जो उत्पादन है वो 1962 में शुरू हुआ। तो इन दोनों के लिए ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आपके लिए ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है, आपको अच्छे से याद होगा।
तो इसमें क्या पूछा है कि सोवियत रूस के सहयोग से, तो रूस के सहयोग से दो कौन कौन से बने थे, आपका भिलाई और बोकारो। तो राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे इस प्रकार करवाती हूँ ताकि आपके अच्छे से कवर हो जाए और कोई भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका ना रहे। अगला क्वेश्चन है कि हमें सत्य कथन बताना है। जेट स्ट्रीम पछुआ पवनों का ही एक भाग है। जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून को आकर्षित करने में योगदान देता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो तो आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ए व बी दोनों सही है। लेकिन इसमें आपको याद क्या करनी है, जेट स्ट्रीम के लिए आपको 4 से 5 बातें याद रखनी है। पहला बात तो इनकी दिशा है वो कहाँ होती है, इनकी दिशा है वो पश्चिम से पूर्व में होती है। पश्चिम से पूर्व में इनकी दिशा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि इनकी दिशा कहाँ होती है। और जो आपकी वायुमंडलीय पछुआ पवनें होती हैं, वायुमंडलीय पछुआ पवनें होती हैं, उन्हीं के मध्य में, इन पवनों के मध्य में अति तीव्र गति से प्रवाहित होती है। अति तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली जो पवनें होती है, जो कि आपके पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा की ओर चलने वाली होती है, उच्च स्तर की होती है, यानी पश्चिम से पूर्व दिशा की। तो इंपॉर्टेंट हो गई दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर, पछुआ पवनों के मध्य में अति तीव्र गति वाली होती है। और आपसे अगर पूछ ले कि इनकी गति है वो कितनी होती है, गति आपसे पूछ ले तो गति इनकी 120 से 600 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी है वो गति होती है। तो ये जेट स्ट्रीम है वो पछुआ पवनें उन्हीं का एक भाग होती है। और अगर आपसे पूछ ले कि पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर होती हैं, तो पृथ्वी की सतह से 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये प्रवाहित होती रहती हैं। और इनकी गति किससे प्रभावित होती है, तो जो आपका सूर्य होता है, सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन, सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन इनसे इनकी गति है वो प्रवाहित होती रहती है। और साथ में जो दाब पेटियां होती है अगर वो भी खींच सकती है तो भी इनकी गति जो आपकी परिवर्तित होती है, यानी बदलती रहती है। और इनकी जो भारतीय मानसून को आकर्षित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आपको जेट स्ट्रीम है उसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इनकी गति, ये पछुआ पवनों के मध्य में अति तीव्र गति से चलती है। इनकी गति होती है 120 से 600 किलोमीटर पर आवर। और अगर ऊंचाई पूछ ले तो पृथ्वी से 4 किलोमीटर तक ऊंचाई पर ये प्रवाहित होती हैं। और इनकी जो गति है वो कब बदलती है या किसके प्रभाव में से बदलती है, तो सूर्य के जो उत्तरायण और दक्षिणायन होता है या फिर दाब पेटियों के खिसकने से इनकी जो गति है वो निरंतर बदलती रहती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है जेट स्ट्रीम से। तो आपने आई होप अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। राजस्थान में वर्षा का विरूपण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता और अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। हमें क्या बताना है, सही उत्तर हमें चुनना है। तो लगभग बच्चों का इसका आंसर तो पता ही होगा कि अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, बिल्कुल सही है। हमारा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अरावली का ये स्थिति है, इसकी अरावली की। तो जो अरावली का जो मरुस्थल है इसका जो ये पूर्ववर्ती विस्तार है इसको अरावली है वो रोकती है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से ये गल दिया हुआ है। सारी की सारी जो नदियां हैं राजस्थान में उनका उद्गम अरावली से नहीं होता। वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल गलत बात है, प्रभावित होता है। और अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है, बिल्कुल सही है। तो इसमें ए और डी सही है। तो आपका ए और डी ऑप्शन फोर्थ, केवल ए और डी सही है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। डूंगरपुर में वेणेश्वर नामक स्थान पर त्रिवेणी संगम होता है, जहां प्रतिवर्ष वेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। इस त्रिवेणी पर मिलने वाली 3 नदियां कौन कौन सी है, हमें ये बताना है। परवन सोम जाखम नहीं, माही सोम वेत्रक नहीं, सोनी वेत्रक सोम नहीं, सोम जाखम और माही। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बेणेश्वर मेला है ये इसके बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है कि ये हर वर्ष है वो कब भरता है, तो ये हर वर्ष माघ पूर्णिमा को भरता है, माघ पूर्णिमा को भरता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आदिवासियों का जो वेणेश्वर मेला है वो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। इसमें जो आपकी माही नदी है,
सोम, जाखम और माही है, तो जो माही नदी है उस माही नदी में सोम और जाखम आकर मिलती है। तो माही नदी का अगर उद्गम पूछ ले तो आपके मध्य प्रदेश से है। आप सभी ने पढ़ रखा है कि मध्य प्रदेश के धार जिले में जो सरदारपुरा की जो विंध्याचल की पहाड़ियां हैं वहां से मेहद झील से निकलती है। सोम नदी है तो उसका उद्गम है वो उदयपुर से। उदयपुर के जो खेरवाड़ा में वृषभ देव है उनके निकट जो बिगा मेड़ा की पहाड़ियां हैं वहां से होता है। जाखम नदी का जो उद्गम है वो प्रतापगढ़ की जो छोटी सादड़ी है उनकी पहाड़ियों से होता है। तो आप सभी को इनका उद्गम वगैरह पता है, लेकिन फिर भी मैंने एक बार आपको रिकॉल करवा दिया। राइट आंसर ऑप्शन 4। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर सेलों से बलुई मिट्टी का निर्माण होता है, बिल्कुल राइट आंसर। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्ट्जिट सेलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये भी सही है। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के चरण से काली मिट्टी का निर्माण, हाँ हमें पता है कि दक्षिणी भाग में काली मिट्टी है वो पाई जाती है। दक्षिणी भाग में फॉस्फेटिक सेलों के शरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है, नहीं, ये आपका असत्य दिया हुआ है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है 4। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान के क्षेत्रफल के आधार पर सत्य कथन हमें बताना है। जो हमारे एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस है वो हमारे राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहेंगे। सबसे बड़ी तहसील राजाखेड़ा है, हमें सत्य कथन बताना है। सबसे छोटी तहसील है वो फतेहगढ़ है। सबसे छोटा शहर धौलपुर है और मध्यवर्ती जिला मेड़ता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा सही कथन है कि जो सबसे छोटी तहसील है वो कौन सी है? फतेहगढ़ है। सबसे छोटा शहर धौलपुर नहीं है, सबसे छोटा जिला धौलपुर है। मध्यवर्ती जिला नागौर है और मेड़ता है वो नागौर का शहर है, सॉरी नागौर, ना कि नागौर ये मेड़ता जिला है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, सत्य कथन चुनिए। राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर 75 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर है। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है। राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 6 मिनट अक्षांश है और राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 74 मिनट देशांतर है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, राजस्थान पंजाब बॉर्डर निर्धारण हेतु कांग्रेस द्वारा मनोनीत सदस्य थे, कौन से थे? सर सिरिल रेडक्लिफ, जस्टिस बीके मुखर्जी, जस्टिस MC महाजन और मोहम्मद मुनीर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, जस्टिस MC महाजन, ये है, ये कांग्रेस द्वारा मनोनीत सदस्य थे। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पूर्व से पश्चिम सूर्य के उगने में लगभग कितना समय अंतराल होता है? 30 मिनट, 47 मिनट, 36 मिनट और 55 मिनट। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, सॉरी आपका ऑप्शन सी 36 मिनट। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 10% क्षेत्रफल से अधिक अंश रखने वाले राजस्थान के जिलों की संख्या है वो कितनी है? 3, 2, 1 और 4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1। कुल क्षेत्रफल के 10% क्षेत्र से अधिक अंश रखने वाले राजस्थान के जिलों की संख्या 1, जो कि जैसलमेर। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान के अक्षांश देशांतर का अंतर कितना है? 1 डिग्री से अधिक, 1 डिग्री के बराबर और 1 डिग्री से कम और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 1 डिग्री से कम। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, राजस्थान के संदर्भ में सही युग्म है वो चुनना है। करक संक्रांति सबसे छोटी परछाई, मकर संक्रांति सबसे बड़ा दिन, वसंत विष्णु सबसे बड़ी रात और शरद विष्णु सबसे बड़ी परछाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करक संक्रांति सबसे छोटी परछाई। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान के जिलों को उनके अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के अनुसार सुमेलित कीजिए। बाड़मेर की, बीकानेर की, गंगानगर की और जैसलमेर की। तो आपका इसमें हमें सुमेलित करना है। तो हमारा सुमेलन देखें
तो बाड़मेर की कितनी है? 228 है। बाड़मेर की कितनी? 228 है। बीकानेर की 168 किलोमीटर है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी पाकिस्तान से जो हमारी सीमा लगती है, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा की है वो बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर में कितनी कितनी आपकी इसमें लंबाई दे रखी है। तो बाड़मेर की 228 किलोमीटर, बीकानेर की आपकी 168 किलोमीटर, गंगानगर की अगर हम देखें कि आपकी पाकिस्तान से कितनी सीमा लगती है तो ये लिखती है आपकी 210 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा लगती है जैसलमेर की 464 किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन ए में डी आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। सत्य कथन चुनिए। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला संभाग बीकानेर, न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग उदयपुर, सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला संभाग जोधपुर, सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या अजमेर। अगर मैं इसमें आपकी जनसंख्या की बात करूं तो सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको अच्छे से कवर करवाए हैं, और जनसंख्या का टॉपिक तो मैंने आपको 5 से 6 दिन लेकर है वो कवर करवाया है। 2 से 3 दिन तो मैंने इसके MCQ भी आपको करवाए हैं ताकि पूरा का पूरा आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाए। मैंने 2021 में जो हमारी जनगणना होनी थी वो भी इसमें जो डाटा है वो इंक्लूड करवाए हैं। तो इसमें हमारे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन है बी हो जाएगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग है उदयपुर है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। राजस्थान के अंतरराज्यीय सीमा संबंधित असंगत युग्म, हमें जो हमारे जिलों हमारा जो राजस्थान है उसके साथ जो अन्य राज्यों की सीमा लगती है तो उसमें हमारी सीमा है वो कितनी लगती है किलोमीटर में, वो हमें इनमें बताना है। कौन सा इसमें गलत दे रखा है। तो अगर हम बात करें हरियाणा, तो हरियाणा की 1262 किलोमीटर बिल्कुल सही है। गुजरात की 1022 किलोमीटर बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत हमारी कौन सी है? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश की। अब कमेंट करके बताना कि हमारा राजस्थान उत्तर प्रदेश के साथ है वो कितनी सीमा है वो बनाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। राजस्थान के सर्वाधिक व न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाले जिलों का सही युग्म है। सबसे ज़्यादा और सबसे कम। नागौर पाली नहीं, नागौर तो हमारा मध्यवर्ती जिला है। जैसलमेर बीकानेर नहीं, जैसलमेर है वो अंतर्राष्ट्रीय बनाता है ना कि अंतर्राज्यीय। बाड़मेर बीकानेर तो ये भी नहीं होगा क्योंकि बीकानेर है वो अंतर्राष्ट्रीय बनाता है। झालावाड़ और बाड़मेर, राइट आंसर ऑप्शन डी। इस प्रकार भी आप क्वेश्चंस को आपके क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उनको एलिमिनेट कर सकते हैं कि हाँ ये तो वहाँ है तो ये ऐसा नहीं करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। झालावाड़ सर्वाधिक बनाता है और बाड़मेर है वो सबसे कम बनाता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। असत्य कथन चुनना है। राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले 8 हैं, बिल्कुल सही बात है। 2 राज्यों से अंतर राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 4 हैं, ये भी बिल्कुल सही है। केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 17 हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले 4 हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है जो कि गलत दे रखा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले मैंने आपको बताए थे 4 हैं हमारे। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले कितने? 8 है, जो किसी से भी सीमा नहीं बनाते, ना ही किसी देश से ना ही किसी राज्य से। और 2 राज्यों से अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? 4 हैं। यहाँ पे भरतपुर, धौलपुर, यहाँ पे आपका हनुमानगढ़ और यहाँ पे आपका बांसवाड़ा। तो ऐसे कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि असत्य दिया हुआ है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित जो है राजस्थान के जिलों को उनके गठन के अनुसार है वो सुमेलित करना है कि इनका गठन है वो कब कब हुआ था। सबसे पहले दौसा, इसका गठन है वो कब हुआ था? तो दौसा का गठन 1991 में हुआ था। एक में आ जाएगा बी। एक में बी है आपके ऑप्शन बी और सी में है, यानी ए और डी आपका नहीं होगा। हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ का कब हुआ था? 1994 में हुआ था, यानी 2 में डी आएगा। तो 2 में डी दोनों में है। करौली का 97 में हुआ था, धौलपुर का 82 में हुआ था। तो आपका 3 में सी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
दौसा का गठन 1991, हनुमानगढ़ का 1994, करौली का 1997 और धौलपुर का 1982। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमें क्या, क्षेत्रफल के अनुसार। तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा है, हमें बड़े से छोटे की ओर आना है। सबसे बड़ा इनमें देखें तो बाड़मेर है, तो हमारा ऑप्शन 4 आएगा। 4 इसमें ए में और बी में नहीं है, तो आपका या तो सी होएगा या फिर बी होएगा। उसके बाद आपका नागौर आता है, 1 आएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद आपका डूंगरपुर और फिर दौसा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। इस प्रकार भी आपका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि बड़े से छोटे की तरफ या छोटे से बड़े की तरफ बताएं, या कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं तो कौन से जिले हैं उनका क्रम बताइए। फिर इनमें से कोई इधर का, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, यहाँ से कोई जिले बता देंगे और उनका क्रम पूछ लेंगे। कई बार आपसे पूछा जाता है कि जब हम उत्तर से दक्षिण में जाते हैं तो जिलों का क्रम बताइए, ठीक है। या फिर कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसे हमारे यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है तो किस जिले में है सबसे पहले है वो तिरछी किरणें गिरेंगी। या फिर अगर इस साइड से पूछा जाता है तो सूर्योदय है वो सबसे पहले कहाँ होगा, तो यहाँ पे धौलपुर नहीं दिया जाता, ऐसे ऑप्शन दे देते हैं कई सारे, उनका क्रम हमसे पूछ लेते हैं। तो इसलिए आपको हमारे राजस्थान के सारे जो जिले हैं उनका पता होना चाहिए कि कौन सा जिले की स्थिति है वो कहाँ पर है, यानी अच्छे से हमारे राजस्थान का मैप है हमें पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, यानी ये जो हमारा राजस्थान है इसमें इन्होंने बोला है कि जो उत्तर से दक्षिण है ये वाला है, इसकी यानी ये हमारी चौड़ाई बोलिए लंबाई, ये लंबाई होगी, तो ये है ये पूर्व पश्चिम यानी चौड़ाई से कम है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे दूरस्थ जिला मुख्यालय यहाँ पे होगा बीकानेर, ये जो टाइपिंग में मिसप्रिंट है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे निकट जिला मुख्यालय गंगानगर। तो इसमें सत्य कथन बताना है, सत्य कथन हमारे ऑप्शन डी, तीनों के तीनों है ये सत्य कथन है। अब इसमें कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाए तो हमारा पक्का कई बार गलत होता है अगर अच्छे से हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर ना करें। रेड क्लिफ के साथ अगर सर्वाधिक सीमा पूछ ले तो आपको कितनी बतानी है, जैसलमेर की बतानी है। सर्वाधिक सीमा जैसलमेर की है। सबसे कम पूछ ले आपके तो सबसे कम है बीकानेर की। इसी में पूछा जाता है कि सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है, गंगानगर सबसे नजदीक है। सबसे दूर पूछ ले जिला मुख्यालय तो बीकानेर है। रेड क्लिफ पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पूछ ले तो हमें पता है जैसलमेर ही होगा, और अगर पूछ ले सबसे छोटा जिला पूछ ले तो वो गंगानगर है। इन क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखना। अगर आपसे पूछ ले कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है रेड क्लिफ है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो जो गंगानगर जिला है उसमें जो हिंदूमल कोट स्थान है, हिंदूमल कोट, वहां से तो शुरुआत होती है। लेकिन अगर इसका अंतिम बिंदु पूछ ले तो इसका अंतिम बिंदु होता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंतिम बिंदु वो है आपका बक्खासर। बक्खासर कहाँ पे, शाहगढ़ बाड़मेर। और अब इसे शायद ब्राह्मणों की ढाणी भी कहा जाने लगा है, ब्राह्मणों की ढाणी। तो आपके इसमें कोई सा भी ऑप्शन में आ जाए, बक्खासर आ जाए, शाहगढ़ आ जाए, ब्राह्मणों की ढाणी आ जाए या फिर बाड़मेर आ जाए, तो आपका वो राइट आंसर होगा। अगर आपसे कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि हमारे राजस्थान से पाकिस्तान के कितने जिले लगते हैं, तो वो जो पाकिस्तान के जिले पूछ ले तो पाकिस्तान के 9 जिले लगते हैं और 2 प्रांत लगते हैं। 2 प्रांत कौन कौन से, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत, ये 2 प्रांत इसमें लगते हैं। जो पंजाब प्रांत होता है उसमें जो राज्य है वो लाहौर और सिंध का कराची। तो ये भी अगर आपसे पूछ ले तो आप राइट आंसर कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो पंजाब प्रांत की लगती है और सबसे कम सीमा है वो किसकी, सिंध प्रांत की लगती है। अगर आपसे बाई चांस ये भी पूछ ले तो आप बता सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, ये जो हमें देखने में छोटे छोटे क्वेश्चन लगते हैं लेकिन जब एग्जाम में आ जाए तो मानते भी हैं कि हाँ एग्जाम बहुत ही लेवल कम था, बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे, लेकिन फिर भी हमारे गलत हो जाते हैं। तो अच्छे से याद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए उस चीज़ को।
अगला है सीमा के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है? 4850 किलोमीटर है। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का लगभग 16% है। और राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कुल रेड क्लिफ रेखा की लंबाई का 32.32% है। इसमें हम बात करें तो हमारा जो फर्स्ट है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा लंबाई 4850 एक गल दे रखा है, ये ओनली अंतर्राज्यीय सीमा है। टोटल कितनी होगी जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मिलकर, तो दोनों अगर मिला के देखें 5920 किलोमीटर है, ये टोटल सीमा होती है स्थलीय सीमा। ठीक है। दूसरा, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का लगभग 16% है। तो आप इसको निकाल लेना कितनी है, ये इसमें गल दे रखी है, आप निकालना कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का नहीं 5920 का है वो 1070 किलोमीटर है, वो कितना प्रतिशत है ये आप निकालना। अगर आपको ऐसे नहीं याद हो तो आप ऐसे निकाल कर देख सकते हैं। अगला, रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कुल रेड क्लिफ रेखा की लंबाई का 32.32% है, ये आपका सही दे रखा है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये सही है, तो मैं आपको बता दूं कि जो रेड क्लिफ की भारत में कुल सीमा की लंबाई है वो कितनी है? 3310 किलोमीटर है, 3310 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर के साथ है हमारी जम्मू कश्मीर इसके साथ लगती है हमारी 1216 किलोमीटर। फिर बाद में पंजाब के साथ लगती है हमारी 514 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा की आपकी लंबाई बता रही हूँ मैं आपको। राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर है। और गुजरात के साथ आपकी कितनी लगती है? गुजरात के साथ लगती है आपकी 510 किलोमीटर। तो ये अब आप देख सकते हैं इनका टोटल कितना होएगा। और आपकी फिर राजस्थान की जो रेड क्लिफ रेखा है 1070, उसका टोटल में देख लेना लंबाई कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अच्छे से समझ के किए हुए हो ना, तो फिर हम उसका राइट आंसर कर देते हैं। हमारे पास एग्जाम में टाइम काफ़ी होता है, हम अच्छे से कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को समझ कर करना जरूरी होता है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश व 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान में क्रमशः किन जिलों से गुजरती है? बांसवाड़ा जैसलमेर, बांसवाड़ा जयपुर, गंगानगर जयपुर और गंगानगर जैसलमेर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, गंगानगर और जैसलमेर से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो जैसलमेर से गुजरता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम संभागीय व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण के दौरान हुई थी? चौथे चरण, पांचवें चरण, छठे चरण और 7वें चरण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, चौथे चरण में ये व्यवस्था है वो शुरू की गई थी। तो हमारा जो चौथा चरण था वो 30 मार्च 1949 को बना था, 1949 को, और वृत्त राजस्थान बना था। तो अब ये क्वेश्चन पूछा आपसे, सीधा ही पूछ लेता कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो 30 मार्च 1949 को हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। हीरालाल शास्त्री के द्वारा है वो शुरुआत की गई थी। और इसमें राज्य में कितने संभाग थे ये पूछा जा सकता है। तो इस समय 5 संभाग थे। कौन कौन से? बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और जयपुर। और आपसे क्या पूछा जा सकता है कि इस व्यवस्था को, संभागीय व्यवस्था को समाप्त कब किया, किसने किया? तो अगर समाप्त का पूछ ले तो संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया था अप्रैल 1962 में। अप्रैल 1962 में किसने किया था? मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार ने। मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार ने किया था। फिर वापस पूछ ले कि इसकी जो शुरुआत है वापस कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत है वो वापस कब हुई? वापस हुई थी 26 जनवरी 1987 में। किसने की थी? हरिदेव जोशी की सरकार ने। हरिदेव जोशी की सरकार ने की थी। और इस समय जो 1987 है, 1987 में अजमेर को संभाग बनाकर इसकी शुरुआत की थी, जो कि राज्य का 6ठा संभाग है वो बना था।
तो अजमेर को अब देखें तो अजमेर को जयपुर संभाग से अलग करके उस टाइम है वो बनाया गया था। और अजमेर संभाग के इसमें राज्य का मुख्यमंत्री कौन था? आपके हरिदेव जोशी थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको बार बार पूछे जाते हैं और हमारे ये याद नहीं होते, क्योंकि हम याद करते हैं भूल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देखें तो संभागीय व्यवस्था शुरू कब हुई थी? 30 मार्च 1949। फिर 1962 में, अप्रैल 1962 के में मोहनलाल सुखाड़िया जी की सरकार थी, उन्होंने समाप्त कर दिया। वापस फिर 26 जनवरी 1987 में हरदेव जोशी जी की सरकार थी, उन्होंने वापस इसे शुरू किया। किसके साथ? अजमेर की संभाग की स्थापना करके। और फिर राज्य का जो नवीनतम संभाग फिर बना, 7वां संभाग बना, वो कौन सा? जून 2005 में भरतपुर। जून 2005 में भरतपुर। अब मुझे कमेंट करके बताना है आपको कि जो अब 2 नए संभाग बने हैं वो कौन कौन से हैं, कमेंट करके जरूर बताना है। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन। राजस्थान का क्षेत्रफल बेल्जियम के क्षेत्रफल का कितना गुना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और आपको काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 गुना, 5 गुना, 8 गुना और 11 गुना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी 11 गुना। राजस्थान का क्षेत्रफल है वो बेल्जियम के क्षेत्रफल का कितना गुना है? 11 गुना है। इस प्रकार 1-2 क्वेश्चन और भी बनते हैं, उनमें जैसे इजराइल से पूछ ले तो इजराइल से राजस्थान है वो 17 गुना बड़ा है, 17 गुना बड़ा है। श्रीलंका से आपसे पूछ ले तो श्रीलंका से राजस्थान है वो 5 गुना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है। भूटान से पूछ ले तो भूटान से 8 गुना बड़ा है, 8 गुना। और अगर आपसे इटली से पूछ ले तो इटली से ज़्यादा नहीं, कुछ ही बड़ा है, कुछ बड़ा है। इसे ही अगर आपसे इटली पोलैंड से भी पूछ ले, इटली और पोलैंड, तो इनसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ एक बड़ा है। ग्रेट ब्रिटेन पूछ ले तो ग्रेट ब्रिटेन से 2 गुना है, 2 गुना है। नेपाल से 2.5 गुना है, नेपाल से 2.5 गुना है। और जो आपका चेकोस्लोवाकिया है उससे कितना? 3 गुना है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में अगर ऐसा पूछ ले तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन हमसे वो भी नहीं हो पाता। तो ये है वो काफ़ी इजी में होते हैं, लेकिन फिर भी हम इजी करके नहीं पढ़ते और वो हमारे गलत हो जाते हैं। तो आपको देखना है कि जो राजस्थान है वो क्षेत्रफल में विश्व के, अगर ये पूछ लेना, विश्व के 128 देशों से बड़ा है। तभी मैं आपको बोलती हूँ कि आप जब भी ये टेस्ट करें तो अपनी नोटबुक या आपके जो शॉर्ट नोट जिसमें भी आप बनाते हैं, बुक में, पेज में, तो वो आप पास में लेके बैठे। तो आज आप इनको ये सभी को याद रखना है कि इटली और पोलैंड से तो थोड़ा ही बड़ा है, ग्रेट ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है, नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना, भूटान से 8 गुना, बेल्जियम से 11 गुना, इजराइल से 17 गुना बड़ा है। और विश्व के जो 128 देश हैं उनसे हमारा राजस्थान है वो बड़ा है। इसमें कई क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि अगर आपसे सीधा पूछ ले कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.4% हमें पता है। अगर आपसे पूछ ले कि अजमेर व अलवर दोनों को पूछ ले, अजमेर व अलवर का क्षेत्रफल है वो राजस्थान का कितना है, दोनों का मिलाकर, तो दोनों का मिलाकर 2.4% है। राजस्थान का कितना है? 2.4%। अगर आपसे पूछ ले कि दौसा है, दौसा का क्षेत्रफल कितना है, तो जो दौसा का है वो राजस्थान का 1% क्षेत्रफल है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अब धौलपुर सबसे छोटा है, धौलपुर का पूछ ले तो धौलपुर का 0.89%, यानी धौलपुर है वो राजस्थान का 0.89% है। जैसलमेर सबसे बड़ा है, जैसलमेर का पूछ ले तो जैसलमेर 11.22 यानी कि 11.22% बड़ा है। जैसलमेर है वो राजस्थान का हिस्सा है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये मैंने 35 क्वेश्चन है आपको करवाए। मेरे हिसाब से मैंने अपना 100% देने की कोशिश करी और कोशिश की कि आपको सारा के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। और जो राजस्थान ज्योग्राफी के आज मैं जो क्वेश्चन लेके आई थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। हो सकता है ईजी लगे, लेकिन अगर आप सही से पढ़ोगे तो आपके इनमें से अगर ये 15 क्वेश्चन है ना, तो इसमें से 5 ऐसे क्वेश्चन है जो आप नहीं कर पाओगे अगर आपसे अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है। तो आप बताना कमेंट करके क्लास कैसी लगी। आगे भी मैं इस प्रकार के क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से लेके आऊँ, तो आप ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस क्लास का फ़ायदा मिले और मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेकर आ पाऊँ। तो चलिए अब हम कल की क्लास में मिलते हैं और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।